हेलो लर्नर, क्या आपको पता है कि अगर आपने किसी भी वेबसाइट की बैकअप फाइल, जो कि एक कंप्रेस्ड फाइल होती है, एक जिप फाइल होती है, अगर आपने वो फाइल डाउनलोड कर ली तो क्या होगा? सर, ऐसा करने पे पूरी वेबसाइट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। बेसिकली पूरी वेबसाइट का सारा डेटा लीक हो जाएगा, आपकी डिवाइस में डाउनलोड हो जाएगा, जिसके बाद आप जितने अटैक्स चाहो, जो अटैक्स चाहो वहाँ इजीली परफॉर्म कर पाते हो, बिकॉज अब आपको उसकी सिक्योरिटी, लूपहोल्स, वल्नरेबिलिटीज इन सब के बारे में पता पड़ चुका है। आप उसके पूरे प्रोग्राम को रीड कर पा रहे हो, आपको क्रेडेंशियल्स मिल चुके हैं, आपके हाथ में काफी सारा प्राइवेट डेटा लग चुका है। और केवल एक फाइल को डाउनलोड करने पे, जो कि एक बैकअप फाइल होती है, एक जिप फाइल होती है, वेबसाइट का पूरा कंप्रेस्ड डेटा होता है। लेकिन क्या ये अकेली ऐसी फाइल है जो ऐसा कर सकती है? तो ऐसा नहीं है लर्नर्स। किसी भी वेब टेक्नोलॉजी में, किसी भी वेबसाइट में, किसी भी सर्वर पे ऐसी कई सारी फाइल्स होती है जिसका एक्सेस अगर गलती से भी किसी दूसरे पर्सन को मिल जाए, किसी एथिकल हैकर, पेनिट्रेशन टेस्टर, ब्लैक हैट हैकर को मिल जाए, तो पूरी की पूरी वेबसाइट वल्नरेबल हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, डेटा लीक हो जाता है, प्राइवेट डेटा, इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स, काफी सारी चीजें लीक हो जाती है। आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वेब फाइल्स के बारे में। कुछ ऐसी फाइल्स जो एक वेब स्ट्रक्चर में, वेबसाइट्स में या वेब सर्वर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसका डेटा गलती से भी किसी और के हाथ में, या जिसका एक्सेस गलती से भी किसी और के हाथ में नहीं जाना चाहिए। और पेनिट्रेशन टेस्टर्स इन्हीं फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, ताकि उन लूपहोल्स को डिफाइन करके, उन लूपहोल्स को ढूंढ के उन फाइल का एक्सेस जो कि यूजर को मिल रहा है इसे रोका जा सके, उन कमियों, लूपहोल्स को सुधारा जा सके। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है यानी AWS क्यूबटेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में, विच इज पावर्ड बाय AI, जहां पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, चीट शीट्स, नोट्स, ऐसी कई चीजें प्रोवाइड कराई जाएगी जो आपके स्किल्स को बहुत ही अच्छे लेवल पे शार्प करती है। साथ ही साथ कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें आपको रेड टीमिंग, ब्लू टीमिंग और कई सारी स्किल्स सीखने को मिलेगी प्रैक्टिकल लेवल पे। तो अगर आप उसके बारे में और जानना चाहते हो और एनरोल करना चाहते हैं WCH वर्जन 3 में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को फॉर्म लिंक मिलेगा, जिससे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर सकते हैं अपनी सीट को। अब बढ़ते हैं हमारे इंपॉर्टेंट फाइल्स के इस टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं, यहाँ पे वो सारी फाइल्स के नाम मेंशन है। आपको समझाने की कोशिश करूंगा किस फाइल में एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा है। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये सारी फाइल्स का एक्सेस क्यों एक यूजर के हाथ में लगना चाहिए और क्यों नहीं लगना चाहिए। सो लेट्स सी। सबसे पहले हमारे पास आती है .htxs फाइल। ये htxs फाइल एग्जैक्टली है क्या? तो देखते हैं। ये बता रही है कि सर, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सेस कंट्रोल का सारा डेटा, सारा का सारा प्रोग्राम इस फाइल के अंदर होता है। यानी सर, एक वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशंस, उसकी सेटिंग्स जो होती है वो भी इसी फाइल में है। उस वेबसाइट में क्या डेटा एक्सेस करा जा सकता है, क्या डेटा एक्सेस नहीं करा जा सकता है, उसका कंट्रोल भी इसी फाइल के अंदर लिखा जाता है। यानी उसके सिक्योरिटी कोड्स जो ओवरऑल एक वेबसाइट को मल्टीपल लेयर्स पे सिक्योर करने में मदद कर रही है। लेयर से मेरा मतलब है लर्नर्स कि ये यहाँ पे उस वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशंस के बिहाफ पे भी उसको सिक्योर कर रही है। वहां पे कुछ एक्सेस कंट्रोल के रूल्स के बिहाफ पे कि आप ये फोल्डर एक्सेस कर सकते हो, ये फाइल एक्सेस कर सकते हो, ये फाइल एक्सेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे आप आओगे तो रीडायरेक्ट कर देंगे। जब रीडायरेक्ट करेंगे तो आपको रियल एरर पेज नहीं दिखाया जाएगा, फेक एरर पेज दिखाया जाएगा। ये सारे कंसेप्ट, ये सारे लॉजिक्स, प्रोग्राम्स, सिक्योरिटी रूल्स इस फाइल में होते हैं। अगर ये किसी हैकर को, किसी अटैकर को मिल जाए तो क्या होगा? तो उसे पता होगा कि वेबसाइट में कहाँ कहाँ और क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर रखी है। और क्योंकि उसे पता है कि एग्जैक्टली क्या सिक्योरिटी कोड्स लिखे हैं, तो शायद वो उसके लूपहोल्स, उसकी वल्नरेबिलिटीज भी ढूंढ पाए। और साथ ही साथ उसे ये भी पता होगा कि क्या सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं करी गई है जो उस वेबसाइट के लिए जरूरी थी, क्या कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करी गई है, क्या कॉन्फ़िगरेशन गलत कर दी है, जिसे हम मिस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, वो भी उसे पता पड़ जाएगा। तो ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। उसके बाद हमारे पास आती है robust.txt फाइल। ये क्या काम आती है? इसकी डेफिनेशन बता रही है सर्च इंजन स्क्रॉल परमिशंस। बिल्कुल सही कह रहा है ये डेफिनेशन। ये बता रहा है कि सर, robust.txt एक ऐसी फाइल है जिसकी मदद से जो वेबसाइट का ओनर है वो सर्च इंजन को ये समझाता है कि उसकी वेबसाइट का क्या डेटा, क्या यूआरएल्स सर्च इंजन दिखा सकता है और क्या यूआरएल्स हैं, या वो कौन कौन से यूआरएल्स हैं जो सर्च इंजन नहीं दिखा सकता। बेसिकली अगर आज मैं WS क्यूबटेक जाके सर्च करता हूं मेरे गूगल सर्च इंजन पे, तो मुझे WS क्यूबटेक की सारी यूआरएल्स लाके देगा। बट क्या जेन्युइनली सारी यूआरएल्स लाके देगा? क्या मुझे वो वहां पे रजिस्टर्ड यूजर्स का डेटा लाके देगा? क्या वो वहां पे हर एक यूजर के अकाउंट का यूआरएल लाके देगा? नहीं लाके देगा। लेकिन सर, वो सारा डेटा तो इंटरनेट पे ही पड़ा है, सर्वर पे ही पड़ा है। तो सर्च इंजन मुझे वो डेटा या वो यूआरएल्स क्यों नहीं लाके दे रहा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है? बिकॉज वो डेटा, वो चीजें रिस्ट्रिक्टेड है, वो प्राइवेट है। और ऐसे ही वेबसाइट में कई सारे ऐसे यूआरएल्स होते हैं जो कभी भी एक एडमिन, डेवलपर या ओनर नहीं चाहेगा
कि नॉर्मल यूजर्स को दिखे। एग्जांपल के तौर पे एडमिन प्रोफाइल का पेज। अब एडमिन प्रोफाइल के पेज का यूआरएल क्या किसी नॉर्मल यूजर को दिखना चाहिए? एक्चुअली नहीं। तो सर्च इंजन पे अगर मैं जाके लिखूं WSTubeTech एडमिन प्रोफाइल पेज, तो क्या मुझे उसका यूआरएल मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। मिल रहा है तो कमी है, अदरवाइज नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? सर आप एक नॉर्मल सा यूजर हो, आप वेबसाइट चलाओगे, एडमिन पेज का कंट्रोल आपको क्यों चाहिए? और अगर एडमिन पेज का कंट्रोल मुझे मिल गया तब तो मैं वेबसाइट में जो चाहे परफॉर्म कर पाऊंगा। ऐसे ही कई रीजंस की वजह से लर्नर्स, डेवलपर या ओनर नहीं चाहता कि काफी ऐसा डेटा है जो सर्च इंजन दिखाए, यानी रिजल्ट में यानी यूआरएल्स में सर्च इंजन दिखाए, और जो डेटा दिखाया जा सकता है उसके लिए कोई इशू नहीं है। तो ये बात सर्च इंजन को कैसे समझाया जाए, तो यहाँ हमारी मदद करती है robots.txt। robots.txt में हमें दो फंक्शंस मिलते हैं, अलाउ एंड डिसअलाउ। अलाउ के अंदर हम वो सारी यूआरएल्स लिखते हैं जो हम अलाउ करना चाहते हैं, जो हम सर्च इंजन को अलाउ कर रहे हैं कि ये सारी वो एड्रेसेस हैं जो आप अपने सर्च इंजन में दिखा सकते हैं, यानी आप अपने रिजल्ट में दिखा सकते हैं। लेकिन डिसअलाउ में अगर आज मैंने कोई यूआरएल लिखा, एडमिन पेज डाल दिया, एडमिन का लॉगिन पेज डाल दिया, यूजर्स की प्रोफाइल डाल दी, ऐसा कोई भी पेज डाला, तो वो डेटा रिजल्ट में नहीं दिखेगा, बिकॉज मैंने उसे डिसअलाउ फंक्शन के आगे लिखा है। तो जब भी कोई सर्च इंजन पे जाएगा और लिखेगा WSTubeTech एडमिन पेज, यूजर क्रेडेंशियल्स, उसको वो डेटा नहीं दिखेगा। यूजर क्रेडेंशियल्स से मेरा मतलब केवल लॉगिन पासवर्ड डेटाबेस वाले नहीं है। अगर मैंने कोई ऐसी फाइल बना रखी है यूजर क्रेडेंशियल्स नाम की जिसमें डेटा पड़ा है, उसका भी यूआरएल नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपने robots.txt के डिसअलाउ फंक्शन में एक वर्ड लिखा था डिसअलाउ, उसके आगे आपने सारी यूआरएल्स लिख दिए। अब ये सर्च इंजन रिजल्ट में नहीं दिखाएगा। अब क्योंकि हमें ये बात समझ आ चुकी है और डेवलपर ऐसा करके खुद को सिक्योर समझ रहा है कि सर अब तो मैंने बता दिया कि क्या डेटा दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए, नॉर्मल यूजर को कभी वो पेजेस नहीं दिखेंगे जो हम नहीं चाहते हैं कि दिखे। तो ऐसे में हैकर्स क्या करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टर्स क्या करते हैं कि वो सर सीधा इसी फाइल को एक्सेस कर देते हैं। अब देखो, बाकी सारी फाइल्स का यूआरएल तो सर्च इंजन नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर मैं मेरे डोमेन के आगे wstubetech.com के आगे स्लैश लिख के robots.txt लिख दूं, तो मुझे वो सारी फाइल्स विजिबल होगी जो एडमिन, डेवलपर्स, ओनर्स नहीं चाहते थे कि हमें दिखे। तो उनने जो लिस्ट बनाई कि ये डेटा किसी को नहीं दिखना चाहिए, हमने उस लिस्ट को एक्सेस कर लिया, हमें वो सारा डेटा मिल गया। हम हर एड्रेस पर जाएंगे और वहां पे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यानी कमियां ढूंढेंगे और बताएंगे कि सर ये कमियां हैं। तो ओवरऑल robot.txt हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फाइल का रोल प्ले करती है। इसकी मदद से मुझे वो प्राइवेट फाइल्स, वो प्राइवेट यूआरएल्स या वो यूजफुल और इंपॉर्टेंट यूआरएल्स मिल जाते हैं जो बाकियों को नहीं दिखाने चाहिए थे। उसके बाद हमारे पास आता है config.php। इसकी डेफिनेशन क्या है? सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशंस एंड क्रेडेंशियल्स। अब आप सोचो, अगर आपको एक फाइल मिले config.php नाम की, जिसमें आपको PHP की सारी कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिले प्लस क्रेडेंशियल्स देखने को मिले, जेन्युइन और सही क्रेडेंशियल्स, तो क्या ये बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा? बिकॉज अब आप कहीं से भी उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, PHP के उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि वहां पे आपको क्रेडेंशियल्स विजिबल है। ऐसी एक और फाइल होती है php.ini फाइल, शायद इसके बारे में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी फाइल्स अगर आपको मिल जाती है तो ये ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हार्मफुल बात है। हम इन फाइल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। वो कैसे होगा वो आप आगे चल के प्रैक्टिकल प्रोसेस में जरूर समझेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत सर्च भी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम होम लोकेशंस पे, कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस है PHP के फोल्डर में जाके, है ना, वहां पे जाके ऐसी लोकेशंस, ऐसी फाइल्स का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है login.php। ये तो ऑब्वियस है सर, लॉगिन पेज है ना। अब कई बार ये पेज दिखाया जाता है, कई बार नहीं दिखाया जाता है, लेकिन ओवरऑल एक लॉगिन पेज में कमियां ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है। हम लॉगिन पेज में वल्नरेबिलिटी ज्यादा ढूंढते हैं क्योंकि लॉगिन पेज की मदद से, लॉगिन पेज पर अटैक्स बहुत सारे हो सकते हैं और उसकी मदद से हमें बहुत काम का डेटा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडमिन अकाउंट मिल गया, किसी और यूजर का अकाउंट हमने लॉगिन कर लिया किसी ना किसी लूपहोल और वल्नरेबिलिटी की वजह से, तो ये हमारे लिए काम का है ही। उसके बाद हमारे पास आता है upload.php। upload.php एक ऐसा पेज है जो आपको अलाउ कर रहा है कोई डेटा, कोई फाइल अपलोड करने का। इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? सिक्योर फाइल अपलोड हैंडलिंग, यानी आपकी मदद कर रहा है कि सर आप यहाँ पे फाइल्स हैंडल कर सकते हो, उनका अपलोडिंग का प्रोसेस कर सकते हो, और ऐसी जगहों पे हम फाइल अपलोड की वल्नरेबिलिटी, LFIs की वल्नरेबिलिटी, RFI की वल्नरेबिलिटी, मल्टीपल जो फाइल से जुड़ी हुई वल्नरेबिलिटीज है, फाइल इंक्लूजन, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल्स की जो कमियां हैं, वो कमियां हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगेन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। शायद इसकी मदद से आप कोई मिलिशियस प्रोग्राम सर्वर पे अपलोड कर पाओ, तो डेंजरस तो है। उसके बाद हमारे पास आता है बैकअप नाम का एक फोल्डर। ये बता रहा है सिक्योर बैकअप स्टोरेज। बेसिकली हमें पता है कि सर इसके अंदर क्या डेटा आता है, एक वेबसाइट का कंप्रेस्ड डेटा। क्यों रखा जाता है? क्योंकि हो सकता है ओनर या डेवलपर वेबसाइट में चेंजेस कर रहा है, वो नहीं चाहता कि अगर उससे गलती से वेबसाइट खराब हो गई तो वो उसे रिकवर ना कर सके। अगर खराब हो गई है तो बैकअप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा,
पूरी वेबसाइट डिलीट करके बैकअप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। पूरी वेबसाइट का एक कंप्रेस्ड वर्जन, एक कंप्रेस्ड फाइल क्रिएट कर दिया जाता है जिसे हम backup.zip के नाम से सेव कर लेंगे। जब तक हमारी सही वेबसाइट, जब तक हमारी न्यू वेबसाइट में हम चेंजेस करें और सही काम कर रही है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करती, कोई गड़बड़ हो जाती है जिससे वेबसाइट खराब हो रही है, हम सारा डेटा डिलीट करके पुरानी वेबसाइट को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। तो बेसिकली हम अपना वेबसाइट का ओल्डर वर्जन ला पाएंगे। तो ये बैकअप फाइल्स बहुत जरूरी है क्योंकि इसका यूआरएल अगर किसी को मिल जाए तो पूरी की पूरी वेबसाइट डाउनलोड हो जाती है, फिर कुछ नहीं बचता। फिर हमारे पास आती है API.php, जिसकी डेफिनेशन कह रही है प्रोटेक्टेड API एंडपॉइंट्स, यानी एक ऐसी फाइल जो कि API को प्रोटेक्ट करने में, उसकी सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस में मदद कर रही है। तो अगेन ये भी हमारे लिए काम की है। फिर आ रहा है privacy.html, जिसमें एक वेबसाइट के जितने भी प्राइवेसी पॉलिसीज, जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो डेटा होता है, वो सब देखने को मिलता है। जब हम उनकी प्राइवेसी, उनकी टर्म्स कंडीशंस को पढ़ते हैं, उनकी प्राइवेसी पॉलिसीज को पढ़ते हैं, तो हमें पता पड़ता है वहाँ क्या सिक्योरिटी है और क्या सिक्योरिटी नहीं है। मान लेते हैं एक बेसिक प्राइवेसी पॉलिसी कह रही है आपका जो पासवर्ड है उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स की लेंथ होनी चाहिए। तो अब ऐसे में हम यहाँ पे एक वर्ड लिस्ट बना सकते हैं जो 8 कैरेक्टर्स के हर तरीके के पासवर्ड रखते हैं। यानी ओवरऑल ये जो पॉलिसीज हैं, जो प्राइवेसी पॉलिसीज हैं, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा काम आती है। ये डेटा को कहाँ दिखाया जाएगा, कहाँ नहीं दिखाया जाएगा, उसे कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है, इसके रूल्स रेगुलेशन हमें बताती है, जिसमें हम लूपहोल ढूंढ सकते हैं। फिर हमारे पास आता है टर्म्स का पेज, है ना, वेबसाइट की टर्म्स क्या क्या, हमारे क्या क्या डेटा ले रही है, क्या क्या हम अलाउ कर रहे हैं उनको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है कुछ और इंपॉर्टेंट फाइल्स, जैसे कि 404, 403 और 500.html। ये क्या है? तो एक्चुअली क्या होता है सर, अगर आप कोई भी सर्वर पे वेबसाइट चला रहे हो और किसी भी रीजन से वहां कोई एरर आता है, तो ये एरर एक पेनिट्रेशन टेस्टर, एक हैकर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। क्यों? बिकॉज सर एक ओरिजिनल एरर, किसी भी सर्वर का एक ओरिजिनल एरर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेके आता है। सॉफ्टवेयर का नाम, उसका वर्जन, उसकी टेक्नोलॉजीज, उसके XYZ और डिटेल्स, उसके अंदर यूज होने वाली लाइंस, किस लाइन में एरर आया है, कई तरीके का डेटा आपको एक एरर दिखाता है, जो इतना यूजफुल होता है कि उसकी मदद से एक वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज करना बहुत आसान हो सकता है। बिकॉज आप वेबसाइट की फुटप्रिंटिंग कर पा रहे हो, उसके सॉफ्टवेयर के वर्जन, उसका डेटा ले पा रहे हो। ऐसे में हम बनाते हैं फेक पेजेस। 403 का बना दिया, 500 का बना दिया, तो जब भी कोई यूजर एक एरर क्रिएट करेगा और ओरिजिनल एरर आ रहा होगा, हम ओरिजिनल एरर को छुपा के फेक एरर का पेज दिखा देंगे। तो ऐसा करने पे वेबसाइट थोड़ी ज्यादा सिक्योर मानी जाएगी, बिकॉज अब ओरिजिनल एरर नहीं दिख रहा, ओरिजिनल एरर के साथ आने वाले जो डेटा होता है वो भी नहीं शो हो रहा, विच इज अ सिक्योर थिंग। उसके बाद हमारे पास आता है index.html, एक वेबसाइट का मेन पेज, सबसे पहला पेज जिसमें वेबसाइट का होम पेज होता है, तो ये नॉर्मल है। फिर हमारे पास आता है readme.md फाइल। अब लर्नर्स, ये जो रीडमी फाइल है, हम रीडमी फाइल कहते हैं, इस रीडमी फाइल में किसी भी टेक्नोलॉजी, किसी भी सॉफ्टवेयर की जिसकी भी रीडमी फाइल होगी, उसकी डिटेल होती है। उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज लें, उसे इंस्टॉल कैसे करें, उसे सेटअप कैसे करें, उसके कमांड्स क्या है, उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है और उसका वर्जन क्या है, ये सारी डिटेल एक ओनर, ये सारी डिटेल जब एक पेनिट्रेशन टेस्टर देखता है, तो ऐसा करने पे उसे वेबसाइट का अच्छा डेटा मिल रहा है, उस पर यूज होने वाले सॉफ्टवेयर, उनका वर्जन मिल रहा है, साथ साथ उनको यूज लेने के लिए, उन्हें मैनेज करने के लिए टूल्स, क्रेडेंशियल्स, कमांड्स, ये सारा डेटा मिल सकता है। डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स है तो वो भी यहाँ मिल सकते हैं। तो अगेन ये तो हमारे लिए काम की साबित होगी, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, उसका वर्जन मिल गया, नाम मिल गया, क्रेडेंशियल्स मिल गया, सेटअप का तरीका मिल गया और कमांड्स भी मिल गए यूज लेने के लिए। देन हमारे पास आता है एसेट्स नाम का फोल्डर। इसमें क्या आता है, तो सर सिक्योर एसेट स्टोरेज, एसेट्स से रिलेटेड जितना भी डेटा, एसेट्स में कुछ भी आ सकता है। एक फोल्डर था ये, है ना, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। तो सर यहाँ पे ओवरऑल वेबसाइट का जो भी एसेट डेटा है, जो भी एक्स्ट्रा डेटा, इमेजेस हो सकती है, जावास्क्रिप्ट हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा फाइल्स हो सकती है, वो सब यहाँ स्टोर होता है। फिर हमारे पास आती है लॉग्स फाइल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है ना, या फोल्डर। बेसिकली लॉग्स नाम के फोल्डर में आपके फाइल्स बनती है अलग अलग, जिसमें सारा लॉग रिकॉर्ड होता है। लॉग का मतलब क्या है कि सर एक एक इवेंट का डेटा रिकॉर्ड करना, मेरी वेबसाइट में कितने लोग आ रहे हैं, किस आईपी से आ रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, कौन से पेज पे जा रहे हैं, अगर उनने कुछ कमांड इंजेक्ट करा है, अगर उन्होंने अटैक करने की कोशिश करी है तो उनका आईपी रिकॉर्ड हो जाए, किस पेज पे अटैक करा है वो रिकॉर्ड हो जाए, उनने क्या डेटा लिखा था वो भी रिकॉर्ड हो जाए। तो लॉग्स ओनर को, डेवलपर को मदद करते हैं उसकी वेबसाइट की वर्किंग को समझने में, उसकी वेबसाइट के एरर्स क्यों आए, कैसे आए, किसने जनरेट करे, और अगर उसकी वेबसाइट को किसी ने हैक करा है तो उस हैकर को ढूंढने में लॉग बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इवन एक वेबसाइट को अपने पुराने फॉर्म में लाने के लिए, मान लेते हैं अटैकर ने वेबसाइट हैक कर दी, अब वेबसाइट को वापस ठीक करना है या अटैकर ने क्या क्या नुकसान करा है वो भी जानना है, तो भी वहां पे लॉग्स हमारे काम आते हैं। लॉग का मतलब है हर एक इवेंट, हर एक एक्शन को रिकॉर्ड करना कि किसने किया और क्या क्या किया।
और ऐसा करने पे डेवलपर्स को बहुत हेल्प मिलती है अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने में, अटैकर को समझने में, उसे ट्रैक करने में, उसे वापस ढूंढने में और वेबसाइट की सिक्योरिटी इंप्रूव करने में। देन हमारे पास आती है php.ini फाइल, जिसके बारे में अभी मैं स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था। ये क्या है? सर्वर सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो सर जो PHP सर्वर है उसकी सेटिंग्स, कॉन्फ़िगरेशन, उसके कुछ डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स भी यहाँ देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन कंसेप्ट है वो है कॉन्फ़िगरेशंस का। जो PHP के सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें अगर एक भी सेटिंग गलत ऑन है यानी मिसकॉन्फ़िगर्ड है तो PHP सर्वर कॉम्प्रोमाइज होना बहुत आसान हो जाता है। अब वो है या नहीं, सेटिंग्स गलत है या सही है, ये कैसे पता पड़ेगा? php.ini फाइल से। तो हम इस फाइल को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन और इसमें रखा हुआ डेटा हमारे लिए बहुत काम का है। फिर हमारे पास आता है database.db फाइल। db यानी डेटाबेस फाइल, यानी सिक्योर डेटाबेस फाइल, जिसमें डेटाबेस का स्ट्रक्चर, उसका डेटा, उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कभी कभार क्रेडेंशियल्स और ज्यादातर क्वेरीज, जो डेटाबेस क्वेरीज होती है वो देखने को मिलती है, जिससे आपको डेटाबेसेस के नाम, टेबल्स के नाम, ऐसी कई चीजें मिलने में हेल्प मिलती है। ऐसी कई चीजें, ऐसा काफी डेटा आपको यहाँ पे मिल जाता है। फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसका इंट्रोडक्शन हमने लिया था, बैकअप.zip। किसी भी वेबसाइट का एक कंप्लीट डेटा को कंप्रेस करके जब रखा जाता है, उसका नाम old.zip, new.zip या बैकअप.zip रखा जा सकता है। इस फाइल में पूरी वेबसाइट का सारा डेटा है। अगर ये फाइल किसी को मिल गई तो वेबसाइट में अब कुछ बचा ही नहीं, लीक होने के लिए सारा डेटा जा चुका है। सो आई होप लर्नर्स आप सभी को वेबसाइट के इंपॉर्टेंट फाइल्स के कंसेप्ट के बारे में क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे एक पेनिट्रेशन टेस्टर के लिए, एथिकल हैकर के लिए बेनिफिशियल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।